चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने का दावा करने वाले चुनाव आयोग पर अब नए सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ता जा रहा है और वह निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा। राजेश ठाकुर ने कहा कि बूथ लेवल अधिकारियों यानी BLOs पर जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है और जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं वह गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि BLOs पर जिस तरह दबाव डाला जा रहा है और लोगों की ओर से लगातार शिकायतें आ रही हैं, उससे लगता है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में जब BLO आत्महत्या जैसी घटनाओं के लिए मजबूर हो रहे हैं, तब उन पर कार्रवाई करने के बजाय असंबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। यह बेहद चिंताजनक है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जो अधिकारी जमीनी स्तर पर चुनाव प्रक्रिया को संभालते हैं, उन पर लगातार बढ़ते काम के बोझ और दबाव को देखकर यह साफ है कि व्यवस्था में गंभीर खामियां मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि BLOs की आत्महत्या की घटनाएं केवल घटनाएं नहीं, बल्कि एक सिस्टम फेलियर का संकेत हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि वह BLOs के कामकाज और उन पर पड़ रहे मानसिक और प्रशासनिक दबाव की स्वतंत्र जांच कराए। उनका कहना था कि यह केवल चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता का मामला नहीं है, बल्कि उन कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान का सवाल है जो लोकतंत्र की नींव बनाए रखते हैं। राजेश ठाकुर ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जब लोगों की शिकायतें बढ़ रही हैं और BLOs खुलकर अपनी कठिनाइयों के बारे में बता रहे हैं, तब वह इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए अप्रासंगिक बयानों और विषयों में उलझ रहा है, जिससे जनमानस में उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ चुनाव प्रक्रिया है और यदि उसी पर प्रश्न चिन्ह लग जाए तो यह पूरे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि BLOs की समस्याओं, बढ़ते दबाव और आत्महत्या की घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया गया तो इसका असर भविष्य में होने वाले चुनावों की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर पड़ सकता है। देखिए, जिस तरह से BLOs पर दबाव बनाया जा रहा है वो किस तरह का दबाव है आप समझ सकते हैं, और जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं लोगों से, उससे ये लगता है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम कर रहा है। और ऐसे में जब BLOs आत्महत्या कर रहे हैं फिर भी उस पर कोई एक्शन लेने के बजाय इधर उधर की बात करते हैं। एक तरह से वो सरकार के पिट्ठू हो गए हैं और या संबंधित दलों के पिट्ठू हो गए हैं, इसलिए वो आरोप लगाने के क्रम में ऐसा आरोप लगा रहे हैं जैसे विपक्ष ने सारा कुछ करवाया हुआ है। हमें लगता है कि उनको संजीदगी पूर्वक सोचना चाहिए कि किस तरह से BLOs से काम लिया जाए, उन्हें वक्त देना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज भी बूथ लेवल एजेंट तैयार कर रहे हैं, उनके साथ मिलजुल करके काम करेंगे। जोर जबरदस्ती से अगर कोई करना चाहेगा तो इस तरह की आत्महत्या की खबरें आएंगी जो देश के लिए हानिकारक है। और हम समझते हैं जो एक संवैधानिक संस्था और जिस तरह से चुनाव आयोग का लोग आदर करते हैं तो उसके प्रति लोगों के मन में अनादर का भाव उत्पन्न हो। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी राजनीतिक हलचल के बीच BJP ने कांग्रेस को एक बार फिर निशाने पर लिया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए BJP सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति अब पूरी तरह खुलकर सामने आ चुकी है और इसकी सबसे बड़ी वजह है हाईकमान की अस्पष्टता और कमजोर नेतृत्व। मनन कुमार मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस हाईकमान आखिर है कौन, यही सबसे बड़ा सवाल है। कुछ दिन पहले जब ये मामला मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि हाईकमान फैसला करेगा। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हाईकमान ही निर्णय लेगा। ये कितना हास्यास्पद लगता है। ये स्थिति कांग्रेस में पहले भी रही है और आगे भी रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी में आपसी मतभेद इतने अधिक हैं कि उनका हल निकाल पाना अब नेतृत्व के बस में नहीं है। मिश्रा ने कहा कि इन लोगों के बीच मतभेद बहुत ज्यादा हैं। मैं तो कहता हूं कि कर्नाटक में कांग्रेस किसी भी समय टूट सकती है। उनका हाईकमान इस विवाद को सुलझाने की क्षमता ही नहीं रखता। BJP सांसद के अनुसार कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का मौजूदा संकट कोई नई बात नहीं है, बल्कि कांग्रेस संगठन के अंदर व्याप्त लंबे समय से चले आ रहे नेतृत्व संकट और धड़ों में बटे ढांचे का नतीजा है। उन्होंने कहा कि ये विवाद केवल मुख्यमंत्री पद की खींचतान ही नहीं है, बल्कि इससे ये भी स्पष्ट है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व राज्यों में स्थिरता और एकता बनाए रखने में विफल हो रहा है। मिश्रा ने आगे कहा कि कर्नाटक में जारी ये स्थिति प्रशासन और शासन के लिए भी नुकसानदायक साबित हो रही है। जब पार्टी खुद में स्थिर नहीं है तो सरकार कैसे स्थिर चलेगी। जनता इसका खामियाजा भुगत रही है। BJP नेता के इस बयान के बाद कर्नाटक की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है, जहां कांग्रेस बार बार ये दावा कर रही है कि सरकार
सरकार पूरी तरह स्थिर है और किसी तरह का विवाद नहीं है। वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की कमजोर पार्टी संरचना और पस नेतृत्व का उदाहरण बता रही है। कमान कांग्रेस का क्या है, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। खड़गे साहब के पास जब ये बात आई 2-4 दिन पहले तो उन्होंने कहा कि हाई कमान फैसला करेगा। अब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहता है कि हाई कमान फैसला करेगा, तो ये कितना हास्यास्पद है। और कांग्रेस में ये होना था। पहले देखिए, जब सरकार इन लोगों ने बनाई, मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का जो फैसला इन लोगों ने शुरू में किया, उसी समय काफी खींचतानी चल रहा था, पूरा खींचतानी चल रहा था। और अब जो है ये बात सब सतह पे आ गई है, झंझट बहुत ज्यादा है, इन लोगों में मतभेद बहुत ज्यादा है। और मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी टूटेगी कांग्रेस कर्नाटक में, और आला कमान जो इनका सो कॉल्ड है उसके पास ये ताकत नहीं है कि उस विवाद को ये सुलझा लें, सलटा लें। तो कांग्रेस का टूटना निश्चित है कर्नाटक में। जयपुर में अपने दौरे के दौरान बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद राजस्थान की मेहमान नवाजी की जमकर सराहना की। मीडिया से बातचीत में अक्षय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें राजस्थान का पारंपरिक और स्वादिष्ट भोजन कराया, जिसके दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर लंबी और सकारात्मक चर्चा हुई। अक्षय कुमार ने कहा कि उन्होंने मुझे राजस्थान का पारंपरिक खाना खिलाया और हमारे बीच काफ़ी बातचीत हुई। माहौल बेहद आत्मीय था। मैंने भी उन्हें बताया कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री से कई लोग राजस्थान आकर शूटिंग करना चाहते हैं। अभिनेता ने कहा कि राजस्थान न केवल संस्कृति, विरासत और प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध है, बल्कि फिल्म शूटिंग के लिए बेहतर लोकेशंस और व्यवस्थाओं के कारण भी लगातार पसंदीदा डेस्टिनेशन बन रहा है। अक्षय कुमार ने आगे कहा, मैं यहाँ और फिल्में शूट करने के लिए उत्सुक हूँ। राजस्थान में हर लोकेशन कुछ नया और खूबसूरत प्रस्तुत करती है। यहाँ की सरकार भी फिल्म इंडस्ट्री का पूरा सहयोग करती है, जिससे हम जैसे कलाकारों और निर्माताओं को काफ़ी सुविधा मिलती है। राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है और राज्य सरकार लगातार फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। अक्षय कुमार का ये बयान राज्य में फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे खाना खिलाया और राजस्थानी खाना खिलाया और बहुत सारी बातें भी की। बातों में फिल्मों की बात निकली, कैसे राजस्थान के बारे में उन्होंने मुझे बताया। एंड मैं भी उनको बता रहा था कि कैसे हम हमारे जो फिल्म वाले हैं इधर आके और शूटिंग करना चाहते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। एंड वैसे भी हमारे जो मुंबई में है, हम खबर पढ़ते रहते हैं कि राजस्थान में कैसे कैसे चीज़ें सोलर को लेके इतना सारा कुछ चीफ मिनिस्टर के द्वारा सोलर से लेके इतना कुछ हुआ है। फिर मैं हाल ही में समिट भी हुआ था, राइजिंग राजस्थान 35 लाख करोड़ का हुआ था। एंड सो राजस्थान इज emerging as a very big winner. Looking forward for. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब भारत शक्ति, सुरक्षा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो इसका लाभ दुनिया कई तरह से उठाती है। एक स्थिर भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता में योगदान देता है। भारत का डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कई देशों के लिए समावेशी, पारदर्शी और सुरक्षित शासन का मॉडल पेश करता है। उभरती तकनीकों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर या अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का नैतिक दृष्टिकोण मानक स्थापित करता है, जिससे अन्य देश उसे देखते हैं और हमारी शांति, जलवायु उत्तरदायित्व और मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूती मिलती है। इस तरह शक्तिशाली, सुरक्षित और विकसित भारत केवल एक राष्ट्र नहीं रहता, बल्कि वैश्विक शांति और मानव कल्याण को सुदृढ़ करने वाली ताकत बन जाता है। राजनाथ सिंह ने बताया कि हम सीमा और समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहे हैं ताकि सुरक्षा और कनेक्टिविटी दोनों सुनिश्चित हो सके। साथ ही हम नई प्लेटफॉर्म, तकनीक और संरचनाओं के माध्यम से अपनी सेनाओं को आधुनिक बना रहे हैं और खरीद प्रक्रियाओं में सुधार कर तेजी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता के तहत हम एक ऐसा रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे हैं जो नवाचार को बढ़ावा देता है, उद्योग का समर्थन करता है और बाहरी निर्भरताओं को कम करता है। India advances on the path of strength, security and development, the world benefits in several ways. First, a stable India contributes to a stable global economy. Second,
India's digital public infrastructure offers a model of inclusive, transparent, and secure governance for many nations. Third, India's ethical approach to emerging technologies, whether artificial intelligence, cyber or space, sets standards that others look to. Fourth, our commitment to peace, climate responsibility, and humanitarian values adds moral weight to international cooperation. In this way, friends, a Sashakt, Surakshit, and Vikshit Bharat does not exist in isolation. It becomes a force for good, a nation that strengthens global peace and the human well-being. And to ensure that this positive influence translates into lasting strength, and we are strengthening our national capacities with focused reforms. Friends, the government has been taking consistent steps to ensure that our armed forces are future ready and that our nation moves forward with confidence. We are strengthening border and maritime infrastructure to support both security and connectivity. And we are modernizing our forces through new platforms, technology, and structures. And we are reforming procurement processes to ensure speed, transparency, and accountability. Through Atmanirbharta, we are building a defense industrial ecosystem that encourages innovation, supports industry, and reduces external dependencies. And we are investing in startups, deep tech capabilities, and research and development that will shape the battlefields of the future. And we are ensuring that the interest and the welfare of our soldiers, veterans, and their families remain central to our decision making. Friends, all of these efforts are not isolated actions. Together, they form the foundation for India's long-term security and development. And for these efforts to remain effective, platforms like this provide the necessary space for reflection and course correction. Friends, before I conclude, I want to acknowledge the importance of dialogues like this. Platforms such as the Chanakya Defense Dialogue gives us the space to think deeply, listen to diverse perspectives, and refine our strategic approach. They remind us that national security is not only about strength, it is also about understanding, foresight, and a collective wisdom. And I would like to thank the Indian Army and the CLAJ once again for organizing this important forum and for sustaining its intellectual continuity. I am happy to note that this dialogue has covered a wide range of important topics, ranging from resilient national security, battlefield equalizers, and a civil military fusion to the character of future wars. These are areas that will shape not only the battlefield of tomorrow, but also the broader national landscape of security and development. I am confident that the subject matter experts who deliberated on these themes have offered valuable insights, best practices, and constructive recommendations. Their contributions will certainly help us identify the reforms needed to realize our shared vision of Sashakt, Surakshit, and Vikshit Bharat. Friends, I am also confident that the conversations held here will guide our policies and strengthen our resolve as we prepare for the opportunities and the challenges ahead. A Bharat that stands firm in its principle, confidence,
confident in its capabilities, and ready to contribute to global peace and progress. That is the India we are all working towards. आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें